नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार का। नीतीश कुमार को पप्पू यादव की पत्नी की चेतावनी, कहा बीच चौराहे पर ना खड़ा किया तो मेरा नाम रंजीत रंजन नहीं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गंगा नदी में मिली लाशों पर पटना हाईकोर्ट सख्त, नीतीश सरकार से मांगा जवाब, पूछा क्या किया गया। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ममता बनर्जी की मोदी सरकार को चिट्ठी, कहा दुनिया से ले मदद, वैक्सीन बनाने के लिए बंगाल जमीन देने को तैयार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार को पप्पू यादव की पत्नी की चेतावनी, कहा बीच चौराहे पर ना खड़ा किया तो मेरा नाम रंजीत रंजन नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की पत्नी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए कहा है कि पप्पू जी अभी कोरोना नेगेटिव हैं, अगर वो पॉजिटिव हुए तो आपको सीएम आवास से निकालकर बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये चेतावनी दी है और ट्वीट करके उन्होंने ये चेतावनी दी है। ट्वीट पर उन्होंने लिखा कि पप्पू जी कोरोना नेगेटिव हैं, अगर पॉजिटिव हुए तो सीएम आवास से निकालकर चौराहे पर खड़ा कर दिया जाएगा। पप्पू यादव को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने ट्विटर पर लिखा कि नीतीश जी, पप्पू जी कोरोना नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हुए तो उस साजिश में शामिल 4 लोगों और एम्बुलेंस चोरों को सीएम आवास से निकालकर बीच चौराहे पर नहीं खड़ा किया तो मेरा नाम रंजीत रंजन नहीं। उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में आगे लिखा कि नीतीश जी, कल पूरे दिन रात जो आपके प्रशासन ने पटना से मधेपुरा फिर वहां से वीरपुर तक पप्पू यादव जी के साथ जो ड्रामा किया वो देख रहे हैं। उन्हें मेडिकल फैसिलिटी अभी तक नहीं मिली है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी लेकर विवाद बढ़ गया है। नीतीश कुमार की पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। पप्पू यादव को मंगलवार को कोरोना लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, लेकिन शाम होते होते उन्हें 32 साल पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन हर मौके पर उनके साथ खड़ी रहती हैं। उनकी लव स्टोरी भी काफ़ी फेमस है। फरवरी 1992 में दोनों की कहानी शुरू हुई थी और अब दहाड़ते हुए उनकी पत्नी ने कहा है कि अभी पप्पू यादव कोरोना नेगेटिव हैं, लेकिन अगर वो पॉजिटिव हुए तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री आवास से निकाल दिया जाएगा, बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया जाएगा और इसी के साथ एम्बुलेंस चोरों का भी हिसाब किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गंगा नदी में मिली लाशों पर पटना हाईकोर्ट सख्त, नीतीश सरकार से मांगा जवाब, पूछा क्या किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के बक्सर जिले में गंगा घाटों पर लाश मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कल तक इसका जवाब देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में कोरोना महामारी के मामले पर सुनवाई जारी है। इसी क्रम में चीफ जस्टिस संजय करोल की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए बक्सर के पास गंगा नदी में पाए गए शवों के संबंध में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने नदी में लाश मिलने को परेशान करने वाले करार देते हुए सरकार से जानना चाहा कि इस मामले में क्या किया गया है। एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने अदालत को सूचित किया कि बिहार सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और बक्सर और कैमूर के जिलाधिकारियों ने यूपी के बलिया और गाजीपुर जिले में अपने समकक्षों से बात की है ताकि ऐसी किसी भी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा बक्सर और कैमूर में पॉजिटिविटी रेट लगभग 2 से 3% है। यूपी के अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान बक्सर और कैमूर के डीएम, जिन्होंने बलिया और गाजीपुर का दौरा किया, को डोम राजा द्वारा सूचित किया गया कि 40 शवों को नदी में फेंक दिया गया था क्योंकि लोगों ने शव का अंतिम संस्कार नहीं किया। अफसरों के पास उसका वीडियो भी है। बिहार सरकार ने भी नदी में जाल का उपयोग किया है। हालांकि पीठ ने जानना चाहा कि शवों का क्या हुआ और क्या उनका धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। पीठ ने ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी हवाला दिया जो नदी में फेंके गए शवों के मामले को देखे और ललित किशोर संबंधित अधिकारियों से इस मामले पर पूरी जानकारी लेने के बाद गुरुवार को हाईकोर्ट में एक विस्तृत जवाब देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी की पीएम मोदी को चिट्ठी, दुनिया से ले मदद, वैक्सीन बनाने के लिए बंगाल में जमीन देने को है तैयार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर चिट्ठी लिखकर ये कहा है। इस बार उन्होंने पीएम मोदी से विदेशों से वैक्सीन खरीदने की बात कही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन विनिर्माताओं से वैक्सीन
इंपोर्ट करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में ममता ने लिखा कि बंगाल की 10 करोड़ और देश की 140 करोड़ आबादी को वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन अभी बहुत छोटा हिस्सा ही कवर हुआ है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन इंपोर्ट की जा सकती है। इसके लिए वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट से सलाह ली जा सकती है। उन्होंने आगे लिखा कि हम अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं को भारत में फ्रेंचाइजी खोलने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश की कंपनियां भी फ्रेंचाइजी मोड पर काम कर सकती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बनाई जा सके। हम बंगाल में कंपनियों को फ्रेंचाइजी खोलने के लिए ज़मीन और सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि देश के ज़्यादातर राज्यों में वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। नतीजा ये हो रहा है कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम की रफ्तार धीमी पड़ गई है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक समेत कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर जारी किए हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बेहतर होता अगर ग्लोबल टेंडर केंद्र सरकार ही जारी करती। गहलोत ने ट्वीट किया कि देश में कोविड वैक्सीन की कमी के कारण कई प्रदेश दूसरे देशों से वैक्सीन लेने हेतु ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं। बेहतर ये होता कि केंद्र सरकार ग्लोबल टेंडर निकालकर वैक्सीन खरीदती और राज्य में वितरण करती, बाद में इसका भुगतान राज्य सरकारों से ले लेती। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी पंचायत में जान गंवाने वाले कर्मचारियों को मिले 1 करोड़ मुआवजा। हाई कोर्ट ने लगाई फिर से यूपी सरकार को फटकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना का शिकार होने के बाद जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों के मिलने वाला मुआवजा कम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को यह टिप्पणी करते हुए मुआवजा 1 करोड़ किए जाने को कहा। हालांकि अभी कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया है, लेकिन चुनाव आयोग और सरकार से इस पर जवाब मांगा है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने राज्य में कोरोना के प्रसार और क्वारंटीन सेंटर की स्थिति पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने राज्य में कोरोना के प्रसार और क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कहा। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनमें से कई अपने परिवार का इकलौता सहारा थे, उनसे जानबूझकर आयोग और सरकार ने चुनाव में ड्यूटी करवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया गया। हमें लगता है कि मुआवजा कम से कम 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार मुआवजा राशि बढ़ाने पर विचार करेगी और इस पर जवाब दाखिल करेगी। हम अगली तारीख में इस मामले को देखेंगे। मेरठ के एक अस्पताल में 20 मरीजों की मौत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी मामलों को कोरोना से मौत के रूप में लिया जाना चाहिए और किसी भी अस्पताल को अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह मौत का आंकड़ा कम करने के लिए इन मामलों को गैर कोविड दिखाने की कोशिश करे। हाई कोर्ट ने मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को निर्देश दिया कि वो उन 20 मौतों की सटीक रिपोर्ट लेकर आएं। यह रिपोर्ट कोरोना जांच से लेकर ऑक्सीजन के स्तर तक होगी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि सभी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इनमें से 3 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि बाकी 17 का एंटीजन टेस्ट नेगेटिव था। मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि सभी 20 मौतें कोरोना से नहीं हुई हैं, क्योंकि ये केवल संदिग्ध मामले थे। वहीं सरकारी और निजी अस्पताल के कर्मचारियों और जिला प्रशासन के असहयोग को लेकर विभिन्न जिलों के लोगों की शिकायत पर अदालत ने निर्देश दिया कि राज्य के प्रत्येक जिले में 3 सदस्यीय लोक शिकायत समिति का गठन किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह समिति आदेश पारित होने के 48 घंटे के भीतर अस्तित्व में आ जाएगी और आवश्यक निर्देश यूपी के गृह मुख्य सचिव द्वारा सभी जिलाधिकारियों को जारी किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का ट्वीट, अहंकारी भाजपा राजनीतिक दोषारोपण की जगह जनहित में काम करे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर कोविड प्रबंधन के लिए निशाना साधा है। अखिलेश के अनुसार सरकार अपनी नाकामी के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश में स्वास्थ्य और अन्य चीजों पर जो काम किया गया उसका बीजेपी सरकार उचित उपयोग करे तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सियासी दोषारोपण की बजाय भाजपा को जनहित में काम करना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी नाकामी के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना बंद करके ऑक्सीजन, बेड, दवाई का इंतजाम करे। अगर सपा के समय बनी स्वास्थ्य व अन्य संरचनाओं का सदुपयोग सरकार करे तो प्रदेशवासियों की जान बचाई जा सकती है। अहंकारी भाजपा राजनीतिक दोषारोपण की जगह जनहित में काम करें। बता दें, कोरोना संक्रमण काल
में अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। वह लगातार सरकार पर ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों बेड की कमी आदि का आरोप लगाकर हमले कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, कोरोना ने जिस तरह उत्तर प्रदेश के गाँव को प्रभावित किया वो अति चिंतनीय है। गाँव और कस्बों में दवाई, ऑक्सीजन व उपचार के अभाव से लोगों का जीवन संकट में है और भाजपा सरकार अभी भी स्थिति की भयावहता को स्वीकार नहीं कर रही है। भाजपा सरकार के झूठ से मृत्यु का सच नहीं छिपाया जा सकता।